हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि नई क्लास में आपका सभी का स्वागत है। मैं राहुल सर। हमने भारतीय संविधान की क्लास हमने चालू की थी। अब मैं आगे का पार्ट लेके आया हूँ, दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। इसी कड़ी के आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपको कि हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम संविधान, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मूल अधिकारों के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो संविधान की जो मांग निकली थी ना, ये मौलिक अधिकारों से ही होके निकल के आती है। जैसे हम मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं, तभी जाके हम संविधान को सही तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जैसा कि मैंने पहले पिछले वाले पार्ट में ये पढ़ाया था कि मूल और अधिकार क्या क्या होते हैं, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, वो भी मैंने बता दिया था। और इनमें से मैंने एक प्राकृतिक अधिकार आपके सामने पढ़ा दिया था। अब उसी में से मैं दो प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप उनका जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। हालांकि स्क्रीन में आपको ये सवाल और उसके आंसर तुम्हें दिखाई देंगे। ठीक है, देखिए। प्रथम सवाल यह है कि प्राकृतिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये आपको पहले से ही पता होगा। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो उसका जवाब क्या होगा, प्रकृति के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सवाल यह है कि प्राकृतिक अधिकारों का जनक या फिर पिता कौन है या कौन कहलाता है। ये कहलाता है जॉन लॉक। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो हुआ मेरे पिछले पार्ट के आधार पे प्रश्न थे। अब मैं आपके सामने दूसरा अधिकार लेकर आया हूँ, मानव अधिकार। क्योंकि हमने प्राकृतिक अधिकार हमने पढ़ लिया है। देखिए, ये दूसरा अधिकार है मानव अधिकार। ठीक है सर। मानव अधिकार, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ऊपर नोट में मैंने लिखा हुआ है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं कि मानव अधिकार क्या है। ठीक है, मानव अधिकार यूएनओ के चार्टर 1948 के माध्यम से विश्व के सभी मानवों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि मानव अधिकार जो यूएनओ है ना, उसका एक संविधान होता है जिसको हम चार्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो संविधान बना था यूएनओ का 1948 के अंदर बना था। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से, यानी कि ये यूएनओ एक विश्व संगठन है जो विश्व के सभी नागरिकों को ये मानव अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यूएनओ में मानव अधिकार की प्रस्तावना प्लस 30 अनुच्छेद है। यूएनओ में मानव अधिकार की जो प्रस्तावना है और उसके साथ में 30 अनुच्छेद हैं मानव अधिकार से संबंधित। ठीक है, ये अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि ये अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं। सार्वभौमिक मतलब सभी को प्राप्त होने वाले अधिकार। ठीक है, जैसा कि मानव अधिकार आप समझ गए। अब मैं दूसरा अगले अधिकार की बात करूंगा, कानूनी अधिकार। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पहले ही पता पड़ रहा होगा ये कानूनी अधिकार कैसे होते हैं। चलिए आगे मैं और इसकी व्याख्या करता हूँ। कानूनी अधिकार वो हैं जो एक व्यक्ति तक कानूनी व्यवस्था के माध्यम से पहुँचते हैं। अर्थात किसी देश की कानूनी व्यवस्था के द्वारा आप लोगों को प्राप्त होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये वो अधिकार होते हैं जो हमारे देश की कानून व्यवस्था के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, या फिर किसी देश की कानून व्यवस्था के अनुसार जो अधिकार उस देश की जनता के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, वो कानूनी अधिकार होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे मूल अधिकार को अगर कोई भी व्यक्ति हनन करता है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर सीधे हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं, 32वें अनुच्छेद के तहत। यानी कि 32वें अनुच्छेद का हम प्रयोग करके हम सीधे कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 वे का प्रयोग करके हम हाई कोर्ट जा सकते हैं सीधा। अगर हमारे कोई भी मूल अधिकारों को कोई भी उल्लंघन करता है या फिर हमारा हनन करता है मूल अधिकारों का, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसी कड़ी में अगला पॉइंट है, परंतु कानूनी अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमें
सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। मैंने एक दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि कानूनी अधिकार यानी कि जो कानूनी अधिकार होते हैं ना, हम उनके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अतः यह कानूनी व्यवस्था के माध्यम से मिलते हैं हमें। ये जो कानूनी अधिकार होते हैं वो कानून के द्वारा दिए जाते हैं हमें। ठीक है, ये बात विशेष ध्यान रखना, ना कि संविधान के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, कानूनी अधिकारों में संसद, विधायिका प्लस कार्यपालिका साधारण विधि के माध्यम से बदलाव कर सकती है। ये बात ध्यान रखना कि कानूनी अधिकार होते हैं, जो अधिकार होते हैं ना, उनमें संसद साधारण विधि के माध्यम से बदलाव कर सकती है, जबकि मूल अधिकारों में साधारण विधि के माध्यम से संसद बदलाव नहीं कर सकती है। अब मैं आगे के पॉइंट आपके सामने रखूंगा। देखिए, मूल का अर्थ होता है एकदम बेसिक। आपको पहले मैं बता देता हूँ कि मूल का अर्थ क्या हुआ, एकदम बेसिक, या फिर मैंने पहले ही बताया कि मूल का अर्थ क्या होता है, यानी कि ऐसी क्रियाएं, ऐसी प्रतिक्रियाएं जिनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में अगला पॉइंट है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये विशेष तरीके से नोट कर लें इस चीज़ को। हम कानूनी अधिकारों में तो संसद छोटे मोटे बहुमत से बदलाव कर सकती है, लेकिन मूल अधिकारों में संविधान के अंदर ही संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके मूल अधिकारों में परिवर्तन होगा। ठीक है जी, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया था। वह कौन सा अधिकार था? यानी कि कहने का मतलब यह है, एक ऐसा अधिकार, यानी कि एक ऐसा मूल अधिकार था जो पहले हमें प्राप्त था। वो कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। ये हमारा पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 संविधान में संशोधन करके इसको हमने कानूनी अधिकार बना दिया था। ठीक है जी, अब यह अनुच्छेद 300 ए में स्थित है, यानी कि संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया, अनुच्छेद 300 ए में स्थित है। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी। अगर नहीं भी आए तो मेरे को कमेंट करके दोबारा से आप बता सकते हैं। ठीक है जी, अब मेरा लास्ट अधिकार बचता है मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसकी देखिए व्याख्या। हाँ, मुझे ये इसी पॉइंट पे हमें आना था, हम इसी की चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा विस्तार से और करते जाएंगे। देखिए, ये किसी व्यक्ति के मूल स्वतंत्रताओं को निर्धारित करते हैं, यानी कि मूल अधिकार किसी व्यक्ति की मूल स्वतंत्रताओं को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण विकास हेतु अधिकारों के उपयोग करने का अधिकार रखता है। ठीक है, यानी कि ये मैं एक सीधी सीधी बात ऐसे कह दूं कि हर एक नागरिक, देश का हर एक नागरिक अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण या सद्भावपूर्ण विकास हेतु, यानी कि अपने विकास के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार रखता है। ठीक है, यानी कि अपना जो जैसा भी विकास करना चाहेगा उसके वो अधिकार होते हैं, विकास करने के अधिकार होते हैं अपने अपने, वो अपने अनुसार कर सकता है, उसको ये अधिकार है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। मूल अधिकार देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। प्रदत्त का मतलब क्या है? दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? संविधान के द्वारा। किन लोगों को? देश के जनता के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, कि मूल अधिकार देश की संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। ठीक है, कंप्लीट। अगला पॉइंट देखिए, ये अधिकार सार्वभौमिक रूप से सभी नागरिकों के लिए हैं। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर क्या वर्ड का यूज कर रहा हूँ? नागरिक। ठीक है, यानी कि ये मूल अधिकार सार्वभौमिक रूप से सभी नागरिकों के लिए हैं। ये सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। नागरिक, मैं आगे बताऊंगा कि नागरिक मैंने यहाँ पर दोबारा से हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ बार बार, अगले मैं बताता जाऊंगा। देखिए अगला पॉइंट है, नागरिक और व्यक्ति में अंतर। ठीक है, नागरिक और व्यक्ति में अंतर होता है। जैसे भारत में रहने वाले लोग नागरिक कहलाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति विदेश से भारत आया, वह व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? व्यक्ति कहलाएगा।
ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यह भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक कि। चलिए, अब मैं अगले पार्ट में भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को इतिहास के बारे में बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।